हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लास पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी या एएलपी या एनटीपीसी अन्य जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उसमें देखा जाए तो साइंस का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और साइंस के क्वेश्चन जो इस रेलवे के एग्जाम में देखा जाए तो काफ़ी हार्ड स्तर के मतलब काफी टफ स्तर रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी लोगों के लिए जो बायोलॉजी का सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज जो है हम आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। और वही जो आज हमारा चैप्टर यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का, रिस्पिरेटरी सिस्टम से हम टोटल 35 क्वेश्चन लिए हैं। 35 क्वेश्चन में आप सभी लोग देखिए कितना सही करते हैं, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग देरी ना करते हुए अपने क्लास को चलते ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 2022 का जो पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है फायरिंग्स, यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट होना चाहिए। फायरिंग्स या ग्रसनी या लेरिंग्स स्वरयन जिसे हम लोग कहते हैं, या ट्रैकिया जिसे श्वास नली या बिंड पाइप कहा जाता है। बिंड पाइप मतलब क्या, बिंड पाइप जो है यही ट्रैकिया का नाम है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा यह भी गया है कि बिंड पाइप को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को ही बिंड पाइप से नाम से जाना जाता है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर जो निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ग्रसनी या स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स या ट्रैकिया या यसोफेगस। तो यहाँ आप सभी लोगों को देख ले रहा होगा कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का, रिस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर ये नोज होता है यानी नाक, नोज के आगे जो पार्ट होता है नजल कैविटी, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। इसी तरह जो अगला भाग है फेरिंग्स का, ये भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लैरिंग्स है ये भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेकिया का है, ट्रेकिया का भी जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। इसी तरह से यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। ब्रोंकियोल इसके जो शाखे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी इसको ब्रोंकियोल हम लोग कहते हैं। ब्रोंकियोल्स भी जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। उसके बाद में एल्वियोलाई भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। लेकिन यहाँ पर जो फेरिंग्स है ये भी है, लैरिंग्स है ये भी है, ट्रेकिया भी है। जो यहाँ पर यसोफेगस यानी जो ग्रास नली है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े के जो बाहरी आवरण को क्या कहते हैं जो बाहरी आघातों से हमें बचाता है। जो फेफड़े का जो बाहरी आवरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं जो बाहरी आघातों से बचाता है। यहाँ आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये फेफड़े का स्ट्रक्चर है, फेफड़े का। इसके ये जो बाहरी आवरण है इसको पूछा है क्या कहते हैं जो बाहरी आघातों से हमें बचाता है। और ये फेफड़े के नीचे जो है स्ट्रक्चर ये डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम है। तो यहाँ पर इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है मेम्ब्रेन, इसे झिल्ली कहा जाता है, या प्लूरल मेम्ब्रेन, या हम इसे क्या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फेफड़े के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। हम लोग इसी तरह से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पूरे टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि हम आप सभी लोग को इस माध्यम से पढ़ाएंगे कि यहाँ पर एमसीक्यू माध्यम के साथ भी आप सभी लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। आप सभी लोग इस सेशन से लास्ट तक अवश्य बने रहें, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर रेलवे में एग्जाम आएगा तो आप सभी लोगों का नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई उपस्थित होता है। एल्वियोलाई को हम लोग हिंदी में कहते हैं कूपिकाएं। क्या, कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। तो ये पूछा गया है कूपिकाएं उपस्थित होता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को फिगर में दिख रहा होगा ये लंग, हार्ट का जो फिगर है। लेकिन जब आप सभी लोग एग्जाम हॉल में होंगे तो यहाँ पर जो लंग है, सॉरी हार्ट नहीं लंग, ये जो लंग है यानी फेफड़ा है, वो फेफड़े का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं दिया रहेगा। हमने आप सभी लोगों को बताने के लिए लगा लिया है लंग का जो स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर जो एल्वियोलाई क्वेश्चन में इतना ही दिया रहेगा, जो एल्वियोलाई उपस्थित होता है किसमें उपस्थित रहता है, हार्ट में या किडनी में या लंग्स में या स्टमक में। तब आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो एल्वियोलाई कौन सा चीज है, ये किसमें उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई है किसमें, लंग्स में, यानी फेफड़े का जो है सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट
भाग है। ये गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान में ये सहायता प्रदान करता है। ये किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है लास्ट सबसे पार्ट है। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये जो है ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद में ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई कुछ ये ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर में बंट जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल कहते हैं। फिर यहाँ पर जो ये ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल के जो सबसे अगला भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बड़ा करके दिखाया गया है। ये कुछ गुच्छे टाइप का, कुछ बॉल टाइप का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है, एल्वियोलाई। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ असंख्य संख्या में इसी तरह से जो एल्वियोलाई जो फेफड़े में लगे होते हैं इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था, एल्वियोलाई यानी कूप कहाँ उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है, तो मनुष्य के फेफड़े में या फेफड़े में उपस्थित होता है। किसमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रीदिंग कैसी प्रक्रिया है। यहाँ पर पूछा गया है ब्रीदिंग कैसी प्रक्रिया है। जैसे आप सभी लोगों ने 2 टर्म सुना होगा, एक ब्रीदिंग यानी एक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक ब्रीदिंग सुना होगा, एक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है रासायनिक प्रक्रिया होती है, ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। क्योंकि रेस्पिरेशन एक केमिकली प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज का उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसमें जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़ता है उसके बाद में एनर्जी प्राप्त होती है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया कैसी प्रोसेस हो जाएगी, तो वो रासायनिक प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, वातावरण से बाहर वायु को लेना और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, क्या है, ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग केवल एक फिजिकली प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ना कि केवल का केमिकल प्रोसेस है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो है ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया सही है। इसमें पूछा गया है श्वसन की जो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो जो श्वसन की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, श्वसन जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और प्लस जब 6O2 मतलब 6 जब ऑक्सीजन होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है श्वसन, जब श्वसन के उपरांत तब हमें क्या ऊर्जा जो एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब C6H12O6 और फिर उसके बाद में 6O2 ऑक्सीजन होता है, तब हमें 6CO2 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, उसके बाद में 6 मॉलिक्यूल H2O के और 38 ATP प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो श्वसन की जो सही अभिक्रिया है यहाँ पर ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2H2O और 38 ATP हमें प्राप्त होता है। तो श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन 3 सही है। फिर इसी तरह से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है श्वसन अंग का सही क्रम है। इसमें पूछा गया है श्वसन अंग का सही क्रम है। जैसा कि इस क्वेश्चन में श्वसन अंग के सही क्रम के बारे में पूछा गया है, तो अब हम आप सभी लोगों को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन के दौरान कौन कौन से अंग का जो है यूज होता है, प्रयोग होता है, तो हम आप सभी लोग को इसमें पूरा बता देंगे। तो यहाँ पर श्वसन अंग का इसमें पूछा गया है सही क्रम क्या है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स या ब्रोंकाई या ट्रेकिया, या नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया या ब्रोंकाई, या नोज, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, ब्लड, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जैसे जो सबसे पहले है, जो यहाँ पर मनुष्य का जो नाक है यानी नोज हम लोग कहते हैं, पहले नोज, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन या वायुमंडल से जो होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन यहाँ से नाक से अंदर जाता है, नाक से अंदर जाता है। फिर उसके बाद में नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में, फिर उसके बाद में नेजल कैविटी के बाद में कहाँ पर, नेजल कैविटी के बाद में फिर यहाँ से फायरिंग्स में, कहाँ पर, किस रीजन में, फायरिंग्स में। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, नेजल कैविटी। तीसरे नंबर पर फायरिंग्स, यहाँ का रीजन है फायरिंग्स। फिर उसके बाद में ये यहाँ का जो रीजन है ये तीसरे नंबर का है, इसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं।
फिर उसके बाद में ये जो इधर वाला इतना पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया, जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं, ये चौथे नंबर का हो गया। फिर उसके बाद में ये जो ट्रेकिया है दो भागों में बंट जाती है आगे चल करके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, तो ये 5वें नंबर का भाग हो गया। फिर जो ब्रोंकाई है आगे चल करके कई छोटे छोटे शाखाओं में बंट जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल, क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल, तो ये 6ठे नंबर का भाग हो गया श्वसन तंत्र का। फिर उसके बाद में ब्रांक्यूल जो है आगे जो है एल्वियोलाई, छोटे छोटे दाने टाइप के यानी गुच्छे टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग एल्वियोलाई या कूप क्या कहते हैं। तो ये 7वें नंबर का भाग क्या हो गया, एल्वियोलाई। तो इस तरह से जो हमारा श्वसन अंग का जो सही क्रम कौन सा होगा, तो सबसे पहले नोज होगा, ठीक, फिर उसके बाद में नॉस्ट्रिल यानी नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स यानी ये फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स यानी ये लैरिंग्स वाला रीजन जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, फिर ट्रेकिया जिसे श्वसन नली ट्रेकिया हो गया, फिर ब्रोंकाई यानी ये दो भागों में बट गया ब्रोंकाई इसको, फिर ब्रोंक्यूल जो कई ब्रांच निकले होते हैं इनको ब्रोंक्यूल कहा जाता है, फिर एल्वियोलाई जिसे हम लोग कूपकाएं कहते हैं, फिर एल्वियोलाई के द्वारा फिर ब्लड से जो क्या होता है, गैसीय विनिमय का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए हमारा जो श्वसन अंग का जो सही क्रम कौन सा है, ऑप्शन थर्ड हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा पाचन तंत्र का भी हिस्सा है। तो ऐसा कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा है जो पाचन तंत्र का भी हिस्सा है, जो श्वसन तंत्र में भी यूज होता है और पाचन तंत्र में भी यूज होता है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है, लैरिंग्स है ये जिसे हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं, या फेरिंग्स है जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं, या ट्रेकिया जिसे हम सब श्वास नली या विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, या ब्रोंकाई या श्वसनिका जिसे हम श्वसनिका के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र का भी हिस्सा है। तो आप सभी लोगों को इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ से जैसे भोजन जो है भोजन मुख से लिया गया, तो जो भोजन सबसे पहले होता है भोजन मुख से फेरिंग्स में जाता है। ये वाला पार्ट जो बैगनी कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फेरिंग्स वाला रीजन है। कौन सा, फेरिंग्स वाला रीजन है। तो ये जो भोजन है भोजन पहले गया तो यहाँ पर इसे फेरिंग्स में ही पहले जाता है, सबसे पहले फेरिंग्स में पहले जाता है, फिर उसके बाद में आगे चल करके यहाँ यसोफेगस में फिर यसोफेगस में पहुंच जाता है। कहाँ पर, यसोफेगस में। फिर उसके बाद में स्टमक, इंटेस्टाइन, इसी तरह से आगे चलता चला जाता है। उसी तरह से अगर मनुष्य श्वसन यानी सांस की प्रक्रिया करता है श्वसन की, तो ये भी पहले कहाँ पर जाता है, यहाँ पर फेरिंग्स रीजन में जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फेरिंग्स रीजन के बाद में जब श्वसन यहाँ इधर से कहाँ, इधर प्रवेश कर जाता है, किस रीजन में, ट्रेकिया वाले रीजन में इधर चला आता है। यानी ये जो दोनों जो प्रक्रिया होती हैं किसकी, जो फेरिंग्स की, श्वसन और पाचन में जो फेरिंग्स वाला पार्ट है ये दोनों प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसमें यह पूछा गया है कि श्वसन तंत्र की ऐसी कौन संरचना है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अगर मान लो फेरिंग्स है, फेरिंग्स भी जाकर के किसमें, एसोफेगस में खुलता है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे फेरिंग्स है, फेरिंग्स जाकर के किसमें, एसोफेगस में खुलता है, और वही फेरिंग्स किसमें खुलता है, वही फेरिंग्स आके इसमें खुलता है, मतलब किसमें, इसके श्वसन तंत्र के ट्रेकिया में। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर एक ढक्कन टाइप का होता है, अगर ये स्ट्रक्चर ना हो, इसमें ना प्रेजेंट हो, तो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो श्वास नली यानी ट्रेकिया में भी प्रवेश कर जाए। इसी को रोकने के लिए इस पर एक वाल्व टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है, वाल्व टाइप का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तब ये इपिग्लोटिस यानी ढक्कन टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये बंद हो जाता है, और फिर अगर श्वसन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा है श्वसन तंत्र का जो संरचना है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो कौन सा संरचना है, इपिग्लोटिस, यानी इपिग्लोटिस जो संरचना है भोजन को जो है श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में जो स्वर यंत्र को किस नाम से जानते हैं। जैसे जो मनुष्य में जो स्वर यंत्र होता है उसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, इसी तरह से जो पक्षियों में स्वर यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
सेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? सेरिंग्स एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिंग्स। ये सेरिंग्स जो होता है पक्षियों में श्वसन यंत्र होता है। कहाँ पर है? यहाँ पर। सेरिंग्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग फेफड़े से शरीर में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? इसमें यह पूछा गया है कि श्वसन तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जो फेफड़े से शरीर में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? कौन सा भाग है? फेरिंग्स या लैरिंग्स या ट्रेकिया है या एल्वियोलाई है? तो जो श्वसन तंत्र का एल्वियोलाई जो पार्ट है, सबसे लास्ट भाग है एल्वियोलाई, आप सभी लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये फेफड़े से शरीर में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। और उधर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड मान लो उधर शरीर से आया तो वो फेफड़े द्वारा फिर उसके बाद श्वसन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर अगर मान लो ऑक्सीजन नाक द्वारा फिर अंदर गया तो वो अपने पूरे जो शरीर में मनुष्य के किसी के द्वारा इसी एल्वियोलाई कुप्का के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, भेजा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एल्वियोलस यानी कुप्का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है 11वां है, अवायवीय श्वसन किस अभिक्रिया में दर्शाया गया है? जो अवायवीय श्वसन होता है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो किस अभिक्रिया में दर्शाया गया है? जैसे रेस्पिरेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक अनएरोबिक एक एरोबिक। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें यह पूछा गया है अवायवीय श्वसन किस अभिक्रिया में दर्शाया गया है? तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, इसलिए ये अवायवीय श्वसन नहीं हो सकता है। इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए अवायवीय श्वसन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी का निर्माण करता है, तो इसलिए इसमें कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है और 2 एटीपी का निर्माण हुआ है एनर्जी के रूप में। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो अवायवीय श्वसन का ये जो अभिक्रिया है ये राइट है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलता है? जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तब उसके दौरान पूछा गया है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या इनमें से कोई नहीं? तब जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उसके दौरान कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्फीसेमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? एक बीमारी होती है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा बीमारी जो है बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते हैं, जैसे सिगरेट उगरेट पीते हैं, इससे एक बीमारी होती है एम्फीसेमा। इसमें जो है फेफड़ा कुछ इस तरह से काले काले टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है फेफड़ा। तो यही जो है पूछा गया है, एम्फीसेमा बीमारी जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को या फेफड़े को या कंठ को या आमाशय को? तो जो एम्फीसेमा बीमारी है किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क जो मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो एक वयस्क जो मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 18 बार सांस लेता है, ये एनसीईआरटी में बताया गया है यहाँ पर। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वायु को अंदर लेते समय तनुपट या डायफ्राम होता है, यानी तनुपट। जब हम सभी लोग वायु को अंदर लेते हैं अपने नाक के द्वारा अपने फेफड़ों में, तो इसमें पूछा गया है जो फेफड़ों के जो नीचे जो डायफ्रागम, कुछ ये जो पेशियां ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्रागम। तो जो हम सभी लोग जब ऑक्सीजन को यानी वायु को जब अंदर लेते हैं तो वो हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है, और जब फेफड़े में प्रवेश करता है वायु, यहाँ पर जब ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब हम सभी लोग लेते हैं अपने नाक के माध्यम से यानी नोज के माध्यम से, फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे ट्रेकिया के बाद में यहाँ पर फेफड़े में आता है, तो जो फेफड़े की जो साइज है इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर भी यहाँ पर जो फेफड़ा जो होता है
ये इस पर प्रेशर यानी दाब यानी दबाव डालता है, जिससे क्या होता है डायफ्रागम चपटा हो जाता है। क्या होता है? चपटा हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग वायु को अंदर लेते हैं तो तनपुट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, या टेढ़ा हो जाता है, या सामान्य हो जाता है, या चपटा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है हम लोगों का डायफ्रागम। लेकिन अगर हम सभी लोग वायु को यानी सांस को बाहर छोड़ते हैं, मतलब एक्सहाइलेशन, सांस को बाहर छोड़ना, तब जो हमारा ये होता है फेफड़ा 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 की साइज जो है स्मॉल हो जाती है, और इसकी जो कैविटी यानी जो थोरेसिक कैविटी है यानी जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा की जो कैविटी काफी जो है बढ़ जाती है। यहाँ पर जब वक्ष गुहा की कैविटी बढ़ जाएगी तो ये डायफ्रागम भी इस तरह से ऊपर की तरह एक डोम लाइक का स्ट्रक्चर, मतलब एक गुंबद आकार का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये एक्सपायरेशन यानी इनहाइलेशन, जो एक्सहाइलेशन के दौरान ऐसी कंडीशन देखा जाता है कि जो डायफ्रागम रिलैक्स स्थिति में, मतलब गुंबद के आकार की स्थिति में हो जाता है, लेकिन अंदर लेते समय डायफ्रागम जो क्या होता है चपटा हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। जो फेफड़ा होता है, मनुष्य का जो फेफड़ा यानी जो मनुष्य का लंग होता है, इसमें पूछा गया है जो इस श्वास नली होती है, ट्रेकिया होती है, इसका अंतिम भाग कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे अंतिम वाला भाग कौन सा है? आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर अंतिम वाला भाग। अंतिम वाला भाग इसका क्या नाम है? हमने आप सभी लोगों को बताया है, क्या नाम है? एल्वियोलाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका। तो ये श्वसन फेफड़े में श्वास नली की शाखा का ये अंतिम भाग है। क्या? कूपिका यानी एल्वियोलाई, जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एल्वियोलाई हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है? जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं, अधिकतर जैसे कोयले वोयले में काम करते हैं, तो उसमें जो कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं उनके सांस के द्वारा फेफड़े में एकत्रित होते रहते हैं, जिससे उनके कई जब तमामों पार्टिकल कार्बन के इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कुछ काला काला इनका फेफड़ा हो जाता है। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं कि उन सिलिकोसिस जो होता है, सिलिकोसिस बीमारी इसी के कारण होता है। जो व्यक्ति कारखानों में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना भी अधिक रहती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सिलिकोसिस। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण की क्रिया में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? शोषण 2 टाइप का होता है, ऑक्सीशोषण, अनाक्सीशोषण। जब अनाक्सीशोषण होता है तो उसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जब ऑक्सीशोषण होता है, जैसे ये ऑक्सीशोषण C6H12 वो 6 ये ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, और फिर यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 जो है 38 एटीपी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें जो ये पूछा गया था कि ऑक्सीशोषण मतलब ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 32 एटीपी, 38 एटीपी, या 2 एटीपी, या 48 एटीपी। तो जो ऑक्सीशोषण है, ऑक्सीशोषण में हम सभी लोगों को 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अनाक्सीशोषण में, अगर अनाक्सीशोषण है C6H12 वो 6 है, अगर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ये C2H5 वो H एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। फिर उसके बाद में 2 एटीपी का केवल 2 एटीपी फार्म होगा। तो ये अनाक्सीशोषण की प्रक्रिया में 2 एटीपी निर्माण होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में, या माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, या माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रेब्स चक्र कहां पर होता है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, तो सबसे पहले पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो इसमें जो है रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, किसका? ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है?
अगर ऑक्सीजन उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। 6H12O6 अगर ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस इसमें ये 6 जैसे ये 6 कार्बन का है, लेकिन 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड किसमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कहां पर? इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन एवं अनऑक्सीजन दोनों प्रोसेस में होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। लेकिन पायरुविक एसिड बनने के बाद और ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। अगर वायु यानी ऑक्सीजन अगर उपस्थित है तो ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होगा। अगर अनुपस्थित है तो ये क्रेब्स साइकिल ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ये एथिल अल्कोहल बना लेगा। या किण्वन जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में होता है, अब अनऑक्सीजन का भी उदाहरण है, वो भी उसमें बनता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तब तो ये 38 एटीपी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जल। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तब यही पायरुविक एसिड 2 एटीपी और एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पर होता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है ये कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया सेल के किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्रेब्स चक्र। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तब जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है। क्रेब्स चक्र साइकिल जो है क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम पर क्या होता है? फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इस तरह से इस पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा कंप्लीट होने के बाद तब हमें 38 एटीपी प्राप्त होता है एक ग्लूकोज जो एक अणु जो है ग्लूकोज से। फिर उसके बाद में है यहाँ पर पूछा गया है क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में क्रेब्स चक्र होता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से हमारा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को दौड़ते समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? जब कोई मनुष्य जैसे दौड़ता है तो उसमें क्या होता है? मनुष्य दौड़ता है तो उससे एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो जब ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब क्या होगा? तब ग्लूकोज का ज़्यादा जो है ऑक्सीडेशन होगा, तब यानी ऑक्सीजन की खपत भी ज़्यादा होगी। और जब ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही, तब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा, जिससे हमें थकान और अन्य जैसी एक्टिविटी मतलब महसूस होने लगेंगी। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्य को दौड़ते समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जो दाएं एवं बाएं फेफड़े में जो लोब होता है, एक मनुष्य में 2 फेफड़ा होता है, एक दायां वाला एक बायां वाला। इसमें ये पूछा गया है जो दायां कितने लोब का होता है और बायां कितने लोब का होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग को फिगर में दिख रहा होगा, जो मनुष्य का ये दायां वाला फेफड़ा का जो लोब है, इसमें जो दायां वाला फेफड़ा है इसमें 3 लोब होते हैं। कौन से? एक सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। इसी तरह से जो बायां वाला फेफड़ा है उसमें 2 लोब हैं, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। तो इसमें पूछा गया है मनुष्य में पहले दाएं पूछा गया है, फिर बाएं। बाएं फेफड़े में लोब की संख्या कितनी होती है? 2 व 3, 3 व 2, या 2 व 2, या 4 व 2। तो कितनी होती है? 3 व 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, श्वास नली में जो सी आकार के छल्ले का कार्य क्या होता है? श्वास नली में जो हम सभी लोगों का जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में एक सी टाइप का सी आकार का अर्धचंद्राकार का मान सकते हैं, एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
ये ट्रेकियल जो रिंग है, क्या है, ट्रेकियल रिंग है, जो सी टाइप का जो होता है यहाँ पर, इसको जब बड़ा करके दिखाया गया है तो ये यहाँ पर है ये रिंग, ये सी टाइप का हाफ रिंग होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रेकियल रिंग कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है इस जो सी आकार का छल्ला है, इसका कार्य क्या होता है, श्वास नली को सिकुड़ने में मदद करता है या श्वास नली को सिकुड़ने से रोकता है, या थर्ड ऑप्शन है ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सी आकार का श्वास नली में जो छल्ला होता है, क्या श्वास नली को सिकुड़ने में मदद करता है? अगर श्वास नली ही सिकुड़ जाएगी तो आदमी तो मर जाएगा, तो इसे सिकुड़ने में मदद नहीं करता है, तो ये गलत है। तो तब ये क्या करता है, ये श्वास नली को सिकुड़ने से रोकता है, क्योंकि हम सभी लोग अपने सिर को चाहे जितना भी झुका दें, तोड़ मरोड़ दें, मतलब ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का में, तो क्या होता है, श्वास जो होता है हमारा अवरुद्ध नहीं होता है। तो ये किसके कारण नहीं होता है, जो सी टाइप के छल्ले होते हैं ये जो श्वास नली को सिकुड़ने से रोकते हैं। अगर ये छल्ला ना हो, अगर जी ये रिंग ना हो, तो क्या होगा, अपना जो कभी भी श्वास नली जो चिपक जाएगा और श्वास अवरुद्ध हो जाएगा और जो मनुष्य की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, चूहे में श्वसन दर होगा, चूहे में श्वसन दर कैसा होता है, वयस्क मनुष्य से कम या वयस्क मनुष्य से अधिक या वयस्क मनुष्य के समान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चूहे में श्वसन तंत्र है कैसा होगा, जैसा कि आप सभी लोग श्वसन दर के बारे में समझ लें अच्छी तरह से, क्योंकि जिस जीव का जितना भारी, जितना बड़ा साइज का जीव रहेगा उसमें श्वसन की दर उतनी ही कम होगी, और अगर कोई जीव जितने भी छोटे साइज का रहेगा तो उसकी श्वसन दर उतनी ही तीव्र यानी अधिक रहेगी। तो यहाँ पर क्या जो है, चूहा जो है वो मनुष्य के बराबर है, मनुष्य के समान साइज का है नहीं, तो इसके समान श्वसन दर नहीं हो सकता। तब ये तो खत्म हो गया कि वैसे मनुष्य से अधिक, तो हाँ, क्योंकि उसकी साइज जो है छोटी है इसलिए उसमें जो श्वसन की दर है जल्दी जल्दी होगा। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः होता है हीमोग्लोबिन द्वारा या प्लाज्मा द्वारा या फर्स्ट और सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, एनसीईआरटी में किताबों में बताया गया है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा दोनों द्वारा होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, करीब में 97%, कई बुक में 92-93% बताया गया है, और प्लाज्मा द्वारा 3%, लेकिन कई बुकों में लगभग में 92 वहाँ पर 7% बताया गया है कि प्लाज्मा द्वारा 7% जो है यहाँ पर रक्त का जो है ऑक्सीजन का रक्त में जो है परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा। तो यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा भी होता है, प्लाज्मा के द्वारा भी होता है। ये दोनों जो हैं ये ब्लड के ही पार्ट हैं। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। जो मनुष्य का हीमोग्लोबिन होता है इसमें पूछा गया है एक अणु में कितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 या 3 या 2 या 1। तो एक जो अणु है जो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के, इसमें जो ऑक्सीजन के टोटल 4 अणु जुड़ सकते हैं। कितने, 4 अणु जुड़ सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ श्वसन के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है या फेफड़े में कुछ मात्रा में वायु शेष रह जाती है या शरीर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्या होता है, जैसे जब हम सभी लोग जब यहाँ पर जैसे जब ऑक्सीजन लेते हैं तब जब फेफड़े में आता है तब फेफड़े का जो साइज है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो डायफ्रागम चपटा हो जाता है। लेकिन जब हम सभी लोग यहाँ पर सांस को छोड़ते हैं तो इसका जो फेफड़े का जो साइज होता है ये कुछ कम हो जाता है साइज, इसलिए यहाँ पर जो डायफ्रागम होता है रिलैक्स की स्थिति में आना चाहता है, इसलिए ये किस तरह से हो जाता है, गुम्मट टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये डायफ्राम चपटा हो जाता है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्रागम गुम्मत के आकार का हो जाता है।
या फेफड़े में कुछ मात्रा में वायु शेष रह जाता है? हाँ, तो कुछ मात्रा में वायु शेष रह जाता है, क्योंकि पूर्णतः जो वायु है बाहर जो अंदर शरीर में नहीं जा पाता है। कि शरीर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो शरीर से जो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में बचा रहता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, फेफड़े के अध्ययन को, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी या नेफ्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी? तो यहाँ पर न्यूरोलॉजी जो है, यहाँ पर न्यूरॉन के अध्ययन को कहते हैं। नेफ्रोलॉजी जो है, नेफ्रॉन के अध्ययन को कहते हैं। जो स्केलेटरी जो सिस्टम का यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, नेफ्रॉन ही है। कार्डियोलॉजी जो है, हार्ट के अध्ययन को कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पल्मोनोलॉजी जो है, फेफड़े के अध्ययन को कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में जो सीलिया होता है, सीलिया का क्या कार्य होता है? जो श्वसन तंत्र के जो ट्रेकिया वाले हिस्से में जो सीलिया होता है, इसका पूछा गया है क्या कार्य होता है। तो सीलिया जो अनवांटेड यहाँ पर जो पदार्थ है, यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये सीलिया कुछ हेयर लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। जो अनवांटेड पदार्थ जैसे म्यूकस या अन्य कोई जो हानिकारक जो पदार्थ होती हैं, जब हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है म्यूकस के माध्यम से, तो ये यहाँ पर रोक देता है और इसे फिर बीट करके बाहर निकाल देता है। तो सीलिया जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र में सीलिया का क्या कार्य होता है? श्वसन को रोकता है? ऐसा नहीं, श्वसन को नहीं रोकता है। सांस में ली गई हवा के धूल को कण को सीलिया पर चिपक जाता है। हाँ, ये चिपक जाता है, लेकिन जो सबसे सुटेबल जो ऑप्शन जो माना गया था, यहाँ पर रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीलिया जो श्लेष्म है, बलगम को फेफड़ों और नाक से बाहर करता है, ये हमारा राइट आंसर है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? कौन सा एटीपी का पूर्ण रूप है? एडेनिन टेट्राफास्फेट या एडेनाइन ट्राइफास्फेट या एडेनोसिन ट्राइफास्फेट या एडेनोसिन टेट्राफास्फेट? तो एटीपी का पूर्ण रूप कौन सा है? तो एटीपी का जो पूर्ण रूप है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? जैसे जब श्वसन होता है, श्वसन दो टाइप का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनाक्सी श्वसन। जो लेकिन यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले किसमें? पायरुविक एसिड। किसमें? यहाँ पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में पहले बदलता है, पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज के जो एक मॉलिक्यूल है, ये दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है, ये एरोबिक और एन एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन दोनों प्रक्रिया में होता है, दोनों टाइप के श्वसन में होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ये हम लोग ये वायवीय श्वसन में चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अनाक्सी श्वसन मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। और यहाँ पर ये जो एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बना लेगा अगर ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो किसमें? ऑक्सीजन अगर उपस्थित है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 38 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे जो पायरुविक एसिड के आगे जो है क्रेब्स, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? तो ये कोशिका के जो ये पहले होता है, जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, इसे हम लोग कहते हैं। तो ये किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पर जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसन स्थल है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो मनुष्य में जो श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
इसी तरह से यहाँ पर जो जीवाणु में श्वसन स्थल होता है कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसके स्थान पर मीजोसोम होता है। क्या मीजोसोम आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, मीजोसोम होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है पूछा गया है। मछली में जो श्वसन होता है, जैसे कि मनुष्य में जो श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा होता है, केंचुए में श्वसन उनके त्वचा के द्वारा होता है, इसी तरह से मछली में जो श्वसन होता है इनमें फेफड़ा नहीं बल्कि इनके गिल्स के द्वारा इनके श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा। क्योंकि मछलियां जो होती हैं पानी में रहती हैं और पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करके जो है श्वसन करती हैं, तो ये गिल उनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन के लिए। तो यहाँ पर मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? ना लंग्स के द्वारा होता है, यहाँ पर गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, पादप में कौन सा अंग श्वसन में भाग लेता है? फूल, पत्ती, तना या जड़? तो ये आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं, और ये आप सभी लोगों का होमवर्क है कि पादप में कौन सा अंग श्वसन में भाग लेता है। तो अब जो है हम आप सभी लोग से अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।